हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत आपका मेरी इस नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में है एंड एमएसएन सब्जेक्ट उनके चलती है, एमएसएन फर्स्ट। तो उनके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए दो सेकंड यूनिट ये लेके आया हूँ कंप्लीट नोट्स के साथ, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं। साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे क्या चीज़ होती है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कुछ देरी करे हुए। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल सेटअप ऑफ ऑपरेशन थिएटर, क्लासिफिकेशन उसके एंड डिज़ाइंस क्या होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। स्टाफ क्या होता है एंड मेंबर्स कौन कौन से होते हैं ओटी रूम में, तो उनके बारे में के साथ साथ बात करते हुए अपन बात करेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है नर्स की एक ओटी रूम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंट्रा ऑपरेटिव केयर क्या होती है। तो इंट्रा ऑपरेटिव केयर की अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी इंट्रा ऑपरेटिव केयर रेफर्स टू द केयर प्रोवाइड टू पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी टू एंश्योर सेफ्टी, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड सपोर्ट द सर्जिकल टीम। तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर सर्जरी के दौरान जो पेशेंट होता है उसकी सुरक्षा को निश्चित करना। ठीक है, इस केयर के अंदर इंट्रा ऑपरेटिव केयर के दौरान जो सर्जरी होती है उस टाइम जो पेशेंट की सेफ्टी होती है उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड कराना। ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी जो प्रिवेंट कर सकते हैं जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उनकी प्रिवेंशन करना अपन को ये इंट्रा ऑपरेटिव केयर के अंदर आता है। तो आई होप पे और साथ के साथ स्टेलाइन एनवायरनमेंट मेंटेन करना रखना होता है। ठीक है, तो फोर्थ वन अपन बात करें तो पेशेंट मॉनिटरिंग एंड सेफ्टी। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके वाइटल साइंस को कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना। ठीक है, उसकी पल्स क्या आ रही है एंड उसकी बीपी क्या है, सब कुछ उसको कंटिन्यू मॉनिटरिंग रखना, वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, फिफ्थ वन अगर अपन यहाँ पर बात करें तो पांचवा जो पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ ये आती है कि जो डॉक्यूमेंट्स होता है उनको कंटिन्यू करना कि इसको कौन सी मेडिसिन दी गई एंड उसको कौन सा एनेस्थीसिया दिया गया, कितनी देर के लिए दिया गया है, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट में आता है। ओके, तो आपको ये समझ आ गया हो कि इंट्रा ऑपरेटिव केयर क्या होती है एंड कैसे कर सकते हैं, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट जो अपना आता है इसमें वो आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल सेटअप ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन थिएटर का क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या फिजिकल सेटअप हो सकता है, तो इसके बारे में अपन आगे अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें जो आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि किस चीज़ से बन के ये वो कंप्लीटली बनता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ होता है कि लोकेशन। तो लोकेशन के आधार पे ये होता है कि लोकेशन जो इसकी होती है ऑपरेशन थिएटर की, वो आप देख सकते हो कि जो ऑपरेशन थिएटर की होगी वो सबसे पहले तो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पास होगी एंड सेकंड वन आईसीयू के पास होगी, और सर्जिकल वार्ड के जो सर्जरी होती है जिस पेशेंट की होती है उसको इजी तरीके से अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं तो उसको आईसीयू में शिफ्ट कर सके, इसलिए आईसीयू के सबसे पास होता है। ओके, सेकंड वन यहाँ पे अपन बात करें तो जोनिंग सिस्टम। ठीक है, जो जोनिंग सिस्टम में ऑपरेशन थिएटर के जो जोनिंग सिस्टम आते हैं वो यहाँ पे कुछ मैंने आपको मेंशन किया है। तो फर्स्ट आता है तो प्रोटेक्टिव जोन में क्या होता है कि प्रोटेक्टिव जोन में जो अपन पूछताछ केंद्र होता है वहाँ पे अपन पूछ सकते हैं। ठीक है, वेटिंग एरिया होता है।
एंड चेंजिंग ए रूम्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड, तो सेकंड में आता है क्लीन जोन। क्लीन जोन के अंदर प्री ऑपरेटिव एरिया होता है। प्री ऑपरेटिव का मतलब है कि इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसको रेडी किया जाता है ऑपरेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रब रूम होता है। मतलब स्क्रब का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन को कैरी करने वाले हैं, ऑपरेशन करने वाले हैं, सर्जरी को करने वाले हैं पेशेंट की, तो वो इस रूम में होते हैं। और यहाँ पे स्टोर रूम भी होता है, इक्विपमेंट रखे जाते हैं, सब कुछ स्टेराइल इक्विपमेंट, ओके। उसके बाद जो आता है असेप्टिक जोन। असेप्टिक जोन बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है बाहर के पर्सन के लिए। यहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता, ओनली स्टेराइल पर्सन वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्जरी परफॉर्म होती है, ओके। उसके बाद है डिस्पोजल जोन। तो डिस्पोजल जोन में क्या होता है कि जो कंटामिनेटेड होता है, ठीक है, कोई वेस्ट निकलता है तो वे सब कुछ वहीं पे स्टोर होता है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, तो कर्मचारी पर्सोनल क्या कौन कौन से हो सकते हैं वहाँ पे। तो पहला आता है सर्जर, ठीक है, सर्जन। तो सर्जन फर्स्ट वहाँ पे होता है, एनेस्थेटिक होता है वहाँ पे, नर्स होती है एंड टेक्नीशियन होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल की बात करें तो वहाँ पे होते हैं, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर अपन बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओटी, ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली। उसके बाद अगर अपन बात करें तो फिजिकल सेटअप ऑफ ओटी का जो सेकंड पॉइंट है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो ऑपरेशन थिएटर है उसका साइज क्या होता है एंड आकार क्या होता है। तो उसका मैं साइज आपको बता दूं, तो साइज ओटी रूम का होता है वो 20x20 हो सकता है, ठीक है, एंड 24x24 हो सकता है, ठीक है। एंड जो सीलिंग हाइट होगी, ठीक है, सीलिंग हाइट का मतलब होगा छत की ऊंचाई होगी वो मिनिमम 10 फीट तो होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड वन अपन बात करें तो जो वॉल्स होंगी, दीवारें होंगी ओटी रूम की, वो स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है। एंड फ्री फायर रेजिस्टेंट, मतलब जल्दी से अग्नि नहीं पकड़े, वो आग को नहीं पकड़े। क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है तो आग पकड़ लेती है, तो ऐसी दीवारें वहाँ पे फर्नीचर यूज़ नहीं करना। एक अग्निरोधक चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। एंड इजी टू क्लीन, तो क्लीन करने के लिए आसान हो, ये नहीं कि स्टेलाइज करने के लिए वहाँ पे टफ पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें तो जो लाइटिंग होती है ओटी रूम में, तो लाइटिंग के लिए अपन को एक शैडो लेस लाइट यूज वहाँ पे करनी है कि जो ओटी होती है तो उसके नीचे जो ऑपरेशन चलता है तो उसके ऊपर जो लाइट्स होती हैं वो वहाँ पे शैडो नहीं डाले, अपनी छाया नहीं बनाए। तो उसके लिए वहाँ पे शैडो लेस वहाँ पे लाइट्स को यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो वेंटिलेशन एंड एयरवे, तो वहाँ पे वेंटिलेशन और एयरवे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि स्टेलाइज मेंटेन करना है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो असेंशियल इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले होगा कि ओटी टेबल वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग टेबल जो कि जिस पे पेशेंट को लेटा के वहाँ पे उसकी सर्जरी की जाएगी, तो वो वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड वन वहाँ पे अनेस्थेसिया की जो मशीनें होनी चाहिए कि उसको किस टाइप के दे रहे हैं, इनहेलेशन दे रहे हैं तो इनहेलेशन के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर होना चाहिए, उसकी मशीन होनी चाहिए, उसमें मिक्स करके उसको देना चाहिए, तो उस चीज़ की वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड वन वहाँ पे होनी चाहिए सक्शन की मशीन। तो सक्शन की मशीन जो काम आती है वो सिंपली किसी पेशेंट के गले की है, तो वहाँ पे जो पस होती, ठीक है, जो म्यूकस होता है उसको खींचने के लिए, एंड अगर कुछ सिक्रेशन आ रहे हैं तो उनको सक्शन करने के लिए वहाँ पे जो मशीन अवेलेबल होनी चाहिए, ओके। जो फोर्थ पॉइंट आता है इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, तो ये होती है रक्त स्त्राव को रोकने के लिए, ठीक है, ऊतकों को काटने के लिए यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। स्टोरेज के लिए वहाँ पे अलमारियाँ होनी चाहिए। ये ओटी के अंदर की जो चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ओके। सो नेक्स्ट जो पॉइंट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ओटी, ठीक है, ओटी का क्लासिफिकेशन। तो इसमें अपन बात करें तो सबसे पहले आता है बेस ऑन स्टेलाइज, ठीक है। तो स्टेलिटी के आधार पे कौन कौन सा है, तो इसके लिए पहला आता है असेप्टिक और दूसरा आता है सेप्टिक।
तो असेप्टिक के अंदर आएगा यहाँ पे क्लीन सर्जरी, ठीक है, और सेप्टिक के अंदर आएगा इन्फेक्टेड केसेस, ठीक है। तो क्लीन जोन के आधार पे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं आपको, कार्डियक एंड न्यूरो, और यहाँ पे जो सेकंड में दिए गए हैं। ओके, सो सेकंड जो बात करें अपन तो बेस्ड ऑन स्पेजिलाइजेशन, ठीक है। की विशेषता कि किस टाइप की सर्जरी है। ओके, एक तो जनरल होती है, ओके। तो सेटअप के आधार पे दो चीज़ है, एक तो पारंपरिक जो पहले से होती हुई आई है, एक एंड मॉड्यूलर जो एडवांस होती है, तो वो यहाँ पे क्या सेकेंड वन, पांचवा यहाँ पॉइंट की बात करें तो बेस्ड ऑन इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आधार पे हाइब्रिड एंड मिनिमल, ठीक है। थर्ड वन ऑन लोकेशन, लोकेशन के आधार पे है, ठीक है। तो दोनों टाइप आप देख सकते हो, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड, तो दो यहाँ पे हो गई। और सेवंथ पॉइंट अपन बात करें तो ओनरशिप के आधार पे, ओनरशिप के आधार पे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ओके। देन अपन बात करें तो ओटी स्टाफ, तो ओटी स्टाफ में आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ कि ओटी स्टाफ में पहले तो आएगा सर्जन, ठीक है, सर्जरी टीम। तो सर्जरी टीम के अंदर क्या आएगा कि पहले आएंगे सर्जन, ठीक है, जो सर्जरी को कंटिन्यू करने वाला है। उसके बाद आएगा असिस्टेंट सर्जन, तो जो सर्जन की हेल्प करता है, ओके। और थर्ड पॉइंट आता है एनेस्थेटिक, तो इसके अंदर वो आएगा जो उसको एनेस्थेसिया एजेंट को इंजेक्ट करता है। तो ये तीन तो सर्जन टीम में आएगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है वो है नर्सिंग टीम। तो नर्सिंग टीम में क्या चीज़ आएगी, नर्सिंग टीम में आएगी एक तो इसका नर्स जो डॉक्टर की हेल्प करती है, जो सर्जन को जो इक्विपमेंट होते हैं स्टेलाइल, उन इक्विपमेंट को सर्जन को पास करती है, ठीक है। और सर्कुलेटरी टीम, सर्कुलेटरी नर्स जो प्रोवाइड स्टेलाइल असिस्टेंट एंड मैनेज इक्विपमेंट, जो बाहर के जो मैनेज हो रहे हैं उनको स्टेलाइज करना, वो चीज़ उसका काम रहता है। और एनेस्थेटिया नर्स जो हेल्प करती है एनेस्थेटिक की, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है टेक्निकल सपोर्ट। तो टेक्निकल सपोर्ट टीम के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो किसी चीज़ की भी हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल आ जाता है, ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ उसमें आ जाती है, साफ सफाई के लिए, तो ये चीज़ टेक्निकल में आ जाती है। सेकेंड अपन बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन ओटी थिएटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो सकती हैं, हाँ, तो प्री ऑपरेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्री ऑपरेटिव में देखो बता देता हूँ यहाँ पे कुछ पॉइंट, तो उनको अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले और की ओनियर कर किसी और की दी, ठीक है। और ओटी सेटअप मतलब जो ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे होने वाला है ऑपरेशन, उसकी प्रिपरेशन करना, इक्विपमेंट है या नहीं है वो सब कुछ देखना, ठीक है। एनेस्थीसिया में सहायता करना, पेशेंट को बताना, एजुकेट करना अगर, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपन बात करें तो इंट्रा ऑपरेटिव, इसका अपना इसका जो रोल होता है, ठीक है, तो वो इसमें ही काम आता है कि जो पास करना इक्विपमेंट को सर्जन को, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया करना। थर्ड पॉइंट आता है कि पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी होती हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव के लिए सबसे पहले तो ये होगा कि जो मान लो कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद जो इक्विपमेंट हैं उनको कंटिन्यू गिनना कि कोई इक्विपमेंट जो सर्जरी हुई है उसके दौरान उसके शरीर के बॉडी के अंदर ही तो नहीं रह गया, तो उस चीज़ को गिनना, ठीक है। आता है पेशेंट रिकवरी, तो पेशेंट की रिकवरी को कंटिन्यू करना, मॉनिटरिंग करना, प्रिपेयर करना, ओके। और सेकंड पॉइंट जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना वो आता है एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक और वीडियो ले आऊँगा।
नोट्स की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जिन पर्सन को भी दिक्कत आती है कि उनकी कॉलेज में सिलेबस नहीं हो पाता है, तो कंप्लीट मेरे पास कोर्स की पीडीएफ्स हैं। इस पे तो मैं आपको लिए शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में समझा के लाया हूँ, बट आपको डिटेल्स में चाहिए, एग्जाम्स में लिखने के लिए चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो एनेस्थीसिया मेडिकल टेक्निक। तो अपन डेफिनेशन देख लें, टेम्परेली प्रिवेंट द पेन। ओके, तो सबसे पहले तो ये टेम्परेली प्रिवेंट करता है एक पेन को, ठीक है, ब्लॉकेज सेंसेशन, वहाँ पे जो कुछ भी होता है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, इंक्लूडिंग अनकॉन्शियस ड्यूरिंग सर्जरी और मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, यहाँ पे कुछ इसके अंदर उसके बाद आता है रिलीजियस एनेस्थीसिया। तो रिलीजन में आता है कि एक मतलब कोई स्पेसिफिक जो एरिया होता है उसके लिए वहाँ की जो नर्व्स होती हैं उनको कट करना, ठीक है, मतलब कट तो नहीं करते, मतलब वहाँ के जो नर्व्स होती हैं उनके जो सेंसेशन होता है उनको ब्लॉक करना। ओके, तो कॉमन टाइप्स इसके जो होते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया हो गया, एपिड्यूरल हो गया, नर्व ब्लॉक हो गया, ठीक है, जो जैसे मैंने आपको बताया वही इसके टाइप्स हैं, ठीक है। तो सेकंड वहाँ पे थर्ड पॉइंट अपन बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया नम्स एक नंबर एक स्मॉल, ठीक है, तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। ओके, सेकंड पॉइंट अपन यहाँ पे बात करें तो ये आता है कि दी पेशेंट रिमाइन फुली अवेक एंड अलर्ट। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। फोर्थ अपन बात करें तो सेडेशन, जो निंद्रा के लिए दिया जाता है कि उसको हल्की नींद, जो आप यहाँ पे इसके टाइप देख सकते हो कि हल्की नींद के लिए अलग दिया जाएगा एंड माध्यम के लिए अलग दिया जाएगा, गहरी नींद के अलग दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। थर्ड पॉइंट अपन बात करें तो यहाँ पे आता है कि मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपन देखो इनहेलेशन मतलब श्वसन मार्ग से अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आईवी के माध्यम से भी अपन दे सकते हैं, जैसे जनरल एनेस्थीसिया अपन दे रहे थे। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि इंट्रामस्कुलर आप यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट एससी के माध्यम, जो कि त्वचा सबक्यूटेनियस के माध्यम से अपन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ वन यहाँ पे आता है नर्व ब्लॉक, तो किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए इंजेक्ट करना होता है तो नर्व ब्लॉक को ही ब्लॉक करते हैं। ओके, तो फोर्थ वन यहाँ पे अपन बात करें तो इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया के जो इफेक्ट हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सॉफ्ट सेंसेशन, जो सेंसेशन होते हैं उनको लॉस हो जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं वो पेन एंड ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, पेन की से प्रिवेंशन करते हैं। सेकंड है यहाँ पे मसल रिलैक्सेशन, जो मसल होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। थर्ड वन यहाँ पे आता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को लॉस करने के लिए भी यहाँ पे देते हैं, जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया। ओके, फोर्थ वन अपन बात करें तो रिड्यूस रिफ्लेक्स, ठीक है, और 5 वन यहाँ पे टेम्परली लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपके हैं। फोर्थ वन अपन स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस को इतना डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, नॉर्मली अपन देख सकते हैं कि जो पहली आती है वो एनाल्जेसिया चरण होता है, जिसमें पेशेंट को रिलैक्सेड और पेन प्रिपरेशन डिक्रीज होता है, ठीक है। और जो सेकंड आती है वो एक्साइटमेंट आती है, इसमें इनरेगुलर ब्रीथिंग हो जाती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें इनरेगुलर ब्रीथिंग होती है। ओके, थर्ड स्टेज जो आती है वो सर्जिकल एनेस्थीसिया होती है, इसके अंदर कंप्लीटली जो सर्जरी होती है वो इसी स्टेज के अंदर परफॉर्म होती है। फोर्थ वन यहाँ पे आती है वो आती है मेडुलरी पैरालिसिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डेंजरस स्टेज होती है रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो फेल भी हो सकता है। तो ये थी आपकी कंप्लीटली सेकंड यूनिट, ठीक है।
आई होप आपको ये कम्प्लीटली समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड कैसी आपको ये वीडियो लगी, क्या आपको अच्छा लगा, एंड क्या आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स कर सकते हो। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए कम्प्लीटली यूनिट की, तो आप मेरे को पर्सनली कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मैसेज कर दो, ताकि मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको लेनी है। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको लिए मैं जल्दी लाऊंगा, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।